आपका स्वागत है क्लैटोलॉजी के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक नई सीरीज जो कि मैंने क्लैट स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है। तो ये डेमो क्लास की तरह होगा जहां पे हम क्लैट स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, इस वीडियो सीरीज का नाम होगा क्लैट विद क्लैटोलॉजी। ये सीरीज लीगल रीजनिंग पे होने वाला है और इसमें हम सीखेंगे रीड बैकवर्ड, एलिमिनेट फॉरवर्ड को। तो पहली चीज, क्लैट यूजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन, अराउंड 23 to 27% पोर्शन आता है हमेशा हर साल लीगल रीजनिंग से, और जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ बेस्ड। यानी एक 400 450 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आता है। फैक्चुअल पैराग्राफ को पढ़कर उसके प्रिंसिपल को समझकर दिए गए क्वेश्चंस, यानी 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चंस का टोन बदलता है, एक पैराग्राफ पे, एक फैक्चुअल सिचुएशन पे प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जवाब भी बदल सकते हैं। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक निंजा ट्रिक सिखाएंगे जो मैंने पहले ही बता दिया, जो कि है रीड बैकवर्ड, एलिमिनेट फॉरवर्ड। ट्रिक को सीखने के बाद आप कर पाएंगे 30 सेकंड में एक आंसर सॉल्व, जो कि क्लैट डिमांड करता है। उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको बहुत ज्यादा रीड करना आता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉजिकली बहुत करेक्ट है, जिनको लीगल प्रिंसिपल्स का पता है। ये क्लैट विद क्लैटोलॉजी का पहला वीडियो है। ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, हमारे इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो आप कैसे अपने क्लैट गोल को अचीव करने के और करीब जा पा रहे हैं हमारी मदद से। जैसे कि मैंने बताया, लीगल रीजनिंग मतलब पैसेज होगा, प्रिंसिपल होगा, फैक्चुअल, उस पैसेज में फैक्चुअल सिचुएशन होगा जिसके बेस पे आपको जवाब देने हैं। लीगल रीजनिंग का मतलब है आपको एक पैसेज दी जाएगी, उसमें कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होंगे और एक फैक्चुअल सिचुएशन। ठीक, आपको प्रिंसिपल्स को फैक्ट पे अप्लाई करना है और करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं उसमें से। मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस 3 टॉपिक से ज्यादा आते हैं: लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम। ठीक, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट का एक पैसेज लेंगे। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो पैसेज होने वाला है रोलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया, एक ट्रिक की डिस्कस किया जिसको कहते हैं रीड बैकवर्ड, एलिमिनेट फॉरवर्ड। पहली चीज, हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे, पैराग्राफ पे बाद पे जाएंगे। सेकंड चीज जो हम करेंगे, एक्सट्रीम चीजों को खोजेंगे, उसमें से एक्सट्रीम सिचुएशंस को खोजेंगे, एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल खोजेंगे, जैसा कि नेवर, ऑलवेज, एवरी, नो वन। ये बहुत एक्सट्रीम है, ठीक, और जो यूजुअली गलत होते हैं। ठीक, थर्ड थिंग, पैसेज में सिर्फ रिलेवेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे, पूरा पैसेज समझेंगे एक बार रीड करके, लेकिन बार बार पैसेज पे जाएंगे नहीं, बार बार सब कुछ नहीं ढूंढेंगे, हमारे लिए जो रिलेवेंट है उनको देखेंगे। तो चलिए इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं एक पैसेज पे और देखते हैं कितना परसेंट हम कर पा रहे हैं। तो पैसेज कुछ ऐसा है: राकेश एक केमिकल फैक्ट्री ओनर है, राकेश a chemical factory owner stored 500 liters of concentrated hydrochloric acid on his premises. He is always aware that this acid is highly corrosive and can cause damage to the surrounding areas if it leaks. One day, a negligent worker named Suresh forget to close the valve properly. The acid leaks and flows into an adjoining agricultural land where farmer Ramlal's entire wheat crop is completely destroyed. ठीक, एक डेंजरस चीज रखा गया जो कि नुकसान पहुंचा सकता था। ठीक, राकेश साहब के नौकर ने गलती की जिसका खामियाजा रामलाल साहब, जिनका खेत था, उनको भुगतना पड़ा। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल सेज अ पर्सन हु ब्रिंग्स एंड कीप्स एनी डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड फॉर हिज ओन पर्पस is strictly liable for any damage caused if the thing escape and cause mischief irrespective of negligence. Simply कोई प्रिंसिपल कहता है कि भाई कोई भी इंसान अगर कोई खतरनाक चीज अपने पास रखता है, अपने कब्जे में रखता है, अपने जमीन पर रखता है, अपने फायदे के लिए, वो स्ट्रिक्टली लाइबल होगा अगर वो सामान के वजह से उसके एस्केप होने के, माने उसके मर्जी के, उसके बिन मर्जी के, उसके जानकारी के बिन जानकारी के, अगर वो सामान उसके प्रीमिसेस से बाहर चला जाए, उसके जगह से, उसके कब्जे से बाहर निकल जाए, जिसके वजह से कुछ मिसचिफ हो या कुछ दुर्घटना घट जाए, तो भैया आप नेग्लिजेंट है नहीं है, फिर भी आप लायबल ठहराए जाएंगे। ठीक, पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो प्रिंसिपल सिंपली कहता है इज द प्रिंसिपल ऑफ रेले वर्सेस फ्लेचर एप्लीकेबल इन दिस अबव सिनेरियो। तो सवाल सिंपल है, रेले वर्सेस फ्लेचर का क्या प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है इस सवाल पे। पहला ऑप्शन है नो बिकॉज एसिड इज नॉट अ डेंजरस थिंग अंडर द रूल। रूल में एसिड एक डेंजरस चीज नहीं है। यस बिकॉज एसिड इज इनहेरेंटली डेंजरस, इट एस्केप एंड कॉज डैमेज। दूसरा कहता है कि भाई नहीं, एसिड डेंजरस है, डैमेज कॉज कर सकता है और डैमेज कॉज हुआ है।
तीसरा, यस बिकॉज राकेश वॉज नेग्लिजेंट, हाँ राकेश नेग्लिजेंट था इसलिए उसको तो सजा मिलनी चाहिए, अप्लाई करता है प्रिंसिपल। नो बिकॉज द लीकेज वॉज काउज्ड बाय एन एम्प्लॉय, ये कहता है भाई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की वजह से हुआ, इसलिए एम्प्लॉय है तो नहीं होगा। एलिमिनेट करते हैं, तो पहला जो एलिमिनेशन आएगा वो ऐसे आएगा कि भाई ऑप्शन ए गलत है। क्यों? एसिड क्लियरली डेंजरस चीज है, उसमें कहता है एसिड डेंजरस चीज नहीं है, रूल में है भाई एसिड बहुत डेंजरस चीज है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, एसिड नहीं निकलता तो नुकसान नहीं होता। दूसरा ऑप्शन सी गलत है, स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नेग्लिजेंस की जरूरत नहीं है। सिंपली हम अगर प्रिंसिपल को दोबारा पैसेज को दोबारा जाए तो मालूम होगा आप रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट, आप नेग्लिजेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइबल होंगे। सी तो गलत हो गया, डी भी गलत है, एम्प्लॉय कैन एक्ट, सिंपली एम्प्लॉय का एक्ट कंपनी के लिए लाइबिलिटी इनवाइट करता है, वो अगर कोई गलती करे तो कंपनी लाइबल होगा, एम्प्लॉय की गलती के लिए वो लाइबल होगा। मास्टर्स रिलेशनशिप तो भैया लाइबिलिटी तो है। आंसर सही है बी, बिकॉज एसिड इनहेरेंटली डेंजरस है और ये बाहर निकलता है और डैमेज कॉज करता है। क्वेश्चन 2, इफ द एसिड डिड नॉट टच द क्रॉप बट ओनली द सॉइल, अगर एसिड क्रॉप टच ना करे, सिर्फ जमीन पे लगता और कोई मॉनिटरी डैमेज नहीं होता, एंड नो एक्चुअल मॉनिटरी लॉस वाज सफर्ड बाय रामलाल, कैन ही बी स्टिल सू? भैया रामलाल के इफ द एसिड डिड नॉट टच द क्रॉप बट ओनली द सॉइल एंड नो एक्चुअल मॉनिटरी लॉस वाज सफर्ड बाय रामलाल, कैन ही स्टिल सू? अब ये सवाल सिंपली बात करता है रामलाल की जमीन पे एसिड टच नहीं हुआ, सिर्फ टच हुआ या नुकसान नहीं हुआ, क्रॉप को टच नहीं हुआ, सिर्फ जमीन पे गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्या रामलाल फिर चला जाता कोर्ट, फिर भी जा सकता था कोर्ट? तो दो ऑप्शंस देखते हैं, एक हाँ, दूसरा ना। हाँ क्यों हाँ, ना क्यों ना? पहला ए, नो बिकॉज ही हैज नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल लॉस, तो पहला नहीं जा सकता है भाई क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हुआ, या कुछ और न होता, दोनों ही गलत होता। दूसरा बी, यस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंजुरी सिनी डैमनो वॉलंटी ऑफ इंजुरी सिनी डैमनो अप्लाइज। अब इंजुरी सिनी डैमनो एक प्रिंसिपल है टॉट का, हमारी क्लास में पढ़ेंगे जब आप आएंगे तो इंजुरी सिनी डैमनो के मुताबिक कोई इंजरी हो ना हो, अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप लाइबल का होना जरूरी नहीं है। तो हाँ, क्योंकि मेरा लीगल राइट, मेरी जमीन पे एसिड गिरा है, मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ, ट्रेसपास हुआ है, तो भैया पनिशमेंट तो है, हम फिर भी सू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड राकेश नॉट यूज एज अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट दिस क्लेम ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो क्लेम है उसके लिए राकेश कौन सा डिफेंस नहीं ले सकता? राकेश जो नौकर था नहीं ले सकता। पहला, द एस्केप वाज ड्यू टू द अनफोर्सनेबल एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, सुरेश इज अ स्ट्रेंजर टू द फैक्ट्री। जवाब देखते हैं आगे, दूसरा पढ़ते हैं, रामलाल हैड कंसेंटेड टू द स्टोरेज ऑफ एसिड। अगर रामलाल ने कंसेंट दिया हो स्टोरेज करने के लिए एसिड का, तो ये वैलिड डिफेंस हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कमेंट करें, इसको टॉट में क्या कहा जाता है ये कमेंट करें। द एस्केप हैपेंड ड्यू टू द एन एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड एक डिफेंस है। The leakage was due to the independent malice act of a third party, ये भी डिफेंस लिया जा सकता है। ए नहीं लिया सकता क्योंकि राकेश की फैक्ट्री के लिए सुरेश एक एम्प्लॉय था और वो भैया स्ट्रेंजर नहीं था। इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी व्हाई इज द डिपेंडेंट हैड लायबल इवन विदाउट फॉल्ट? फॉल्ट के बिना भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अच्छा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में डिफेंडेंट को विदा फॉल्ट के भी लायबल ठहराया जा सकता है। क्यों? ए, बिकॉज द जज ऑर्डर सो, और जज की मर्जी पर जज कर देना चाहता है ये ऑर्डर, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। दूसरा, दूसरा क्या है भाई, बिकॉज द कोर्ट अज्यूम्स दैट द पर्सन कीपिंग द डेंजरस थिंग इज इन द पोजीशन टू प्रिवेंट द लॉस। जवाब दूसरा है, सही है कि जिस इंसान ने वो डेंजरस चीज अपने पास रखी थी वो उसको प्रिवेंट कर सकता था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाया, तो उसकी लायबिलिटी। 5 नंबर क्वेश्चन, विच लैंडमार्क इंडियन केस रिमूव द एक्सेप्शंस टू द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट लायबिलिटी? अब कौन सा लैंडमार्क केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रिप्लेस करता है या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को और आगे ले जाता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी की तरफ? तो डंगल वर्सेस स्टीवेंसन, नहीं भाई ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस एब्सोल्यूट लायबिलिटी के इंडियन सेंस में नहीं है। दूसरा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब एमसी मेहता का यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ बहुत सारा केसेस है, ये भोपाल नहीं है आपकी नॉलेज के लिए, यह है ओलियम गैस लीक ट्रेजेडी जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के आसपास के इलाके में। तो हाँ यही जवाब सही है, ओलियम गैस लीक के कांड 1986 का केस है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जो गलती, ये 3 कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, 80% गलतियां स्टूडेंट्स की इन्हीं 3 मिस्टेक्स की वजह से। पहला गलती,
पूरा पैसेज लाइन बाय लाइन पढ़ना है, घिसते हैं पैसेजेस को लेकर, नहीं घिसना भाई, सिर्फ रिलेवेंट चीजों को पढ़ो, एक बार रीड कर लो काफी है, समझने के लिए 15 बार नहीं पढ़ना, पूरे पैसेज को तो नहीं पढ़ना अगर आपको पैसेज समझ में आता है तो। दूसरा, अपना खुद का ज्ञान यूज करते हैं, सब ज्ञानी बन जाते हैं, पूरा पोथी पढ़ के आए हैं क्लास के एग्जाम देने, तो एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के ज्ञानी बनते हैं, नहीं। हमेशा जो प्रिंसिपल बताया गया है, प्रिंसिपल को फॉलो करें। क्या ज्ञान आपने अर्जित किया है किताबों से, वो घर पे छोड़ के आए, कॉन्सेप्ट लेके आए, बट प्रिंसिपल से लड़े नहीं। प्रिंसिपल अगर बोलता है किसी का मर्डर करना देश हित में है, तो भैया देश हित में है, बस बात खत्म। ठीक। तीसरा गलती, एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करना। ऑलवेज नेवर को ही टिक करके चलता है, ऑलवेज सही होता है, नेवर नहीं भाई, एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं। क्वेश्चंस हमेशा 90% जो जवाब होते हैं, गलतियां लोग ऐसे ही करते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करके। मॉडरेट वाला ऑप्शन पे चेक करो बार बार, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आज हमने ये टॉपिक कवर किया, आपने आज मेरे साथ सिर्फ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एक पैसेज पढ़कर, लेकिन क्लैट में अराउंड 40 प्लस पैसेजेस आते हैं, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? रेडी कैसे होंगे भाई, आपको तो प्रिपरेशन करना होगा, मॉक्स देने होंगे, प्रैक्टिस सॉल्व करने होंगे, तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लैटोलॉजी के फुल कोर्स में आप पाएंगे, क्लैटोलॉजी के फुल कोर्स में आपको मिलेगा अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस, यानी अराउंड 40 प्लस पैसेजेस लीगल रीजनिंग के। ठीक, टॉपिक वाइज होंगे, सब कुछ मिक्स होगा, आप हमारे पहले मॉड्यूल में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पाएंगे। दूसरा, वीक एरियाज का एनालिसिस हम हमेशा के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के करते हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप के साथ। तीसरा, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, हमारे टीचर्स आपको लाइव क्लास में आपके डाउट्स को लेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को इंटरटेन करेंगे। 50 स्टूडेंट का तो बैच हमारा है नहीं कि एक स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते, हमारे टीचर्स एक स्टूडेंट से बात करते हैं। ठीक, रट्टा नहीं, लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही आपको क्रैक करवा सकती है। रोल करें, आपको कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट 10 बच्चों को हम दे रहे हैं 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस फ्री क्लैट का हार्ड कॉपी गाइड बुक। क्लैट का गाइड बुक हार्ड कॉपी हमारे इंस्टीट्यूट का एडवांस लेवल का, वो हम आपको फ्री देंगे। तो कॉल करें या अच्छा रहेगा व्हाट्सएप करें हमारे दिए गए नंबरों पे। सीट बहुत लिमिटेड है, तो बैच हमारा शुरू होने वाला है इसी मंथ से। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल टू फैक्ट। ये था हमारा रीड बैकवर्ड, एलिमिनेट फॉरवर्ड। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल टू फैक्ट, लॉयर्स की तरह सोच कैसे लगाएं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्लैटोलॉजी के साथ रट्टा नहीं, लॉजिक सीखेंगे। धन्यवाद।